अगर ईरान के साथ अमेरिका की जंग लंबी चली तो डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी चली जाएगी। नवंबर में मिड टर्म पोल ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी चुनाव हार जाएगी और फिर विपक्ष ट्रंप का तख्ता पलट देगा। अब इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका के जाने माने प्रोफेसर कह रहे हैं, जो कई सांसद, कई अमेरिकी नेताओं के सलाहकार हैं। मतलब आपको लग रहा है कि ट्रंप की कुर्सी जा सकती है आगे चलकर, ट्रंप फिनिश हो सकते हैं पॉलिटिकली? जी हाँ, बिल्कुल। बिकॉज जो नवंबर के इलेक्शन में अगर वो सेनेट हार जाते हैं ना, बड़ी जो हमारा जो राज्यसभा डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं हमारे सेनेटर्स की, तो दे कैन इम्पीच ट्रंप। अब प्रोफेसर खान का कहना है कि ट्रंप को लग रहा था कि वो ईरान के साथ जंग हफ्ते भर में निपटा देंगे, 6 से 7 दिन में जंग निपटा देंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं उनका होल्ड मिडिल ईस्ट में हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। आज 27वां दिन हो चुका है जंग का और जंग अभी भी जारी है, जिसमें पलड़ा जो है वो ईरान का भारी है। प्रोफेसर खान का ये भी मानना है कि सबसे बड़ा झटका ट्रंप को ये लगा है कि जब वो इस जंग से बाहर निकलना चाह रहे थे और उन्होंने प्रस्ताव भेजा था ईरान को 2 दिन पहले, तो ईरान ने उस प्रस्ताव को ठुकराकर और ज़्यादा मुसीबत ट्रंप के लिए खड़ी कर दी। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब से अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया ईरान ने, अब ट्रंप के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो ज़मीनी हमला करें, खार्ग आइलैंड जो है उस पर कब्ज़ा करें और ईरान का जो सारा तेल का व्यापार है उसको ठप कर दें, तभी हॉर्मुज़ खाड़ी का रास्ता खुलेगा। अब ऐसा करने के लिए ट्रंप ने तकरीबन 2000 अमेरिकन पैराट्रूपर्स रवाना किए हैं। 3000 मेरीन कमांडोज पहले से ही मिडिल ईस्ट में हैं। इसके अलावा 40 से 50 हज़ार सैनिक अलग अलग बेसिस पर इस वक्त पोजीशन उन्होंने ले रखी है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर कहना है कि अगर ज़मीनी हमला हुआ तो फिर ईरान बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों को मार सकती है और जब ये बॉडी बैग्स यानी ये जो शव हैं अमेरिकन सैनिकों के अमेरिका पहुंचेंगे तो ट्रंप के लिए मुसीबत 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब प्रोफेसर खान यूं तो अमेरिकी हैं, लेकिन हिंदुस्तान से नाता होने के कारण वो हिंदी बोल लेते हैं और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसको मीडिया हमसे और आपसे छुपा रही है। प्रोफेसर खान, क्योंकि आप अमेरिका में हैं और अमेरिका की आर्मी के, अमेरिका की सरकार के माइंडसेट को समझते हैं, वहाँ की संसद यानी जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, और वहाँ के जो सांसद हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, सीनेटर्स हैं, उनको भी आप इस तरह के सब्जेक्ट्स पर आप एडवाइस, सजेशंस देते रहते हैं। इसलिए आप मिडिल ईस्ट के भी एक्सपर्ट हैं, अमेरिका में तो आप रहते ही हैं और अमेरिकन सरकार को समझते। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था आपसे कि ट्रंप साहब ने पहले कुछ शर्तें रखी और कहा कि भाई हम युद्ध विराम चाहते हैं, और उन्होंने कुछ शर्तें रख दी, 15 शर्तें रखी और 15 की 15 शर्तें ईरान ने रिजेक्ट कर दी और अपनी तरफ से 5 नई शर्तें दे दी। यानी कुल मिलाकर ट्रंप का जो प्रपोजल था, ट्रंप की जो पेशकश थी, उस पेशकश को ठुकरा दिया ईरान ने। अब ट्रंप कह रहे हैं कि उनको बहुत, वो फील कर रहे हैं कि उनका बहुत अपमान हुआ है। तो अब आगे क्या होगा? ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अब इस जंग को और तेज करूंगा और अचानक उन्होंने एक अपना माइंड वो बदल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बातचीत है अब इसका कोई मतलब नहीं है और आगे क्या जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? तो वो 2 अलग सवाल हैं। तो पहली तो सवाल ये है कि ये जो पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप ने जो 15 पॉइंट लिए थे, इसको आप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अब नेगोशिएशन शुरू हो चुके हैं दोनों के बीच में, कि अमेरिका ने अपने पहले 15 शर्तें रख दी हैं और उसके बदले में ईरान ने उसे रिजेक्ट करके अपने 5 शर्तें, वो भी मैक्सिमलिस्ट है। यानी वो कह रहे हैं कि अब हॉर्मुज़ पर ईरान की सॉवरेनिटी को कबूल कर लें। मतलब वो तो हॉर्मुज़ को कंट्रोल भी नहीं, वो अपना बनाना चाहते हैं ताकि उसके ऊपर वो $2 मिलियन की उस पे वो टोल लगाना चाहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि अब नेगोशिएशंस चल रहे हैं और उस पे बातचीत शुरू हो जाएगी कि वी नो व्हाट द स्टार्टिंग पोजीशंस है।
तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जो टैक्टिक्स होती हैं कि वो नेगोशिएशंस के दौरान आप पोजीशंस चेंज करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन मजबूत, दूसरे की पोजीशन। तो वो समझ रहे कमज़ोर। हैं कि अगर मैं खार्ग आइलैंड पे कब्ज़ा कर लिया, तो जी, ईरान का जो 90% तेल वहाँ से एक्सपोर्ट होता है और अगर उस पे कब्ज़ा अगर डोनाल्ड ट्रंप कर लेते हैं, तो उनकी मतलब इट इज़ लाइक द हॉर्मूज़ का तख्ता पलट दिया वैसी बात हो गई ना। जैसा मतलब गर्दन पकड़ी हुई है ईरान दुनिया की इकोनॉमी की, तो अब ईरान की गर्दन इनके हाथ में आ जाएगी अगर ओह! वो ख़ार्क पकड़ लें। तो वहाँ पे नेगोशिएशन पोज़ीशन एकदम बदल जाएगी। सो आई थिंक दैट इज़ द मिलिट्री टैक्टिक इसलिए वो 82nd एयरबोर्न के तकरीबन 3000 सोल्जर्स, पैराट्रूपर्स। 3000 जी, पैराट्रूपर्स, 3000 मरीन्स तो अभी तक कमांडो। 8-10 हज़ार की नई फ़ौज ऑलरेडी 50,000 तो है उस इलाके में डिफरेंट बेसेस में। तो अमेरिका हैज़ ईरान पे हमला करके कब्ज़ा करने लायक फ़ौज नहीं है, लेकिन वो छोटे से आइलैंड को वो मेरे ख़्याल से दे थिंक दे कैन टेक इट एंड डिफेंड इट। टेक तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा और जी, ईरान भी उसको वेलकम करेगा एक तरह से बिकॉज़ अब ईरान को अमेरिकन्स को मारने का मौका मिलेगा। देखिए, जब तक हवा से ये बम फेंक रहे हैं दूर से तो उनको मारना मुश्किल है। लेकिन जब ये ज़मीन पे आ जाएँगे तो आईईडी शुरू हो जाएँगे, सुसाइड बॉम्बर्स हो जाएँगे, ड्रोन्स वग़ैरह। तो जो इराक में जो हाल हुआ था अमेरिका का, वो हाल ईरान कर सकता है। सो जी। अगर वो हो गया तो जंग सीरियस हो जाएगी सर। प्रोफ़ेसर खान, आप कह रहे हैं कि ईरान ने गर्दन पकड़ ली है ट्रंप की, जब से उसने हॉर्मुज़ की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया है। अब ट्रंप गर्दन पकड़ना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जो खार्ग आइलैंड है, जो आप कह सकते हैं कि ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट्स का हब है, हेडक्वार्टर है, उस पर वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। मान लीजिए जो उनके कमांडो हैं, क्योंकि 3000 कमांडो भेज रहे हैं, 3-4 मेरीन कमांडो पहले से ही वहाँ पर हैं, तो हज़ारों सैनिक हैं, हज़ारों कमांडो हैं। अगर वो कमांडो ऑपरेशन करते हैं, तो क्या अमेरिका को नुकसान हो सकता है? क्योंकि ज़मीनी लड़ाई के लिए मैं सुन रहा था वहाँ के जनरल मुसाफ़ी, माजिद मुसाफ़ी, उन्होंने कहा कि हम तो अ इंतज़ार कर रहे हैं कि अमेरिका हमारी ज़मीन पर आए और हम ये गारंटी दे रहे हैं कि फिर यहाँ से वो ज़िंदा नहीं लौटेंगे। अगर एक बार हमारी ज़मीन में आए, तो फिर ज़िंदा नहीं बच के जाएँगे। अब इस तरह का चैलेंज हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो ज़मीनी लड़ाई होगी, ये अमेरिका को भारी पड़ेगी? जी हाँ, प्लस याद रखें इसमें इज़राइलीज़ नहीं होंगे, ना इज़राइली होंगे, ना अरब होंगे, सारे सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिकन ट्रूप्स मोबिलाइज़ हो रहे हैं। और देखिए, आज 22 च 23 क्या 24 26 27 हाँ, दिन हो चुके हैं इस जंग में जी, तकरीबन। इस 27 दिन में अमेरिका ने एक पर डे भी नहीं मारा अमेरिकन। वहाँ पे 2000 के करीब लोग मर गए हैं और तकरीबन 40,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं ईरान में। इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ ही दें आप, वो तो तबाह-बर्बाद दिन-ब-दिन होते जा रहा है। लेकिन अमेरिका पे कुछ असर नहीं पड़ा। सर मैं यहाँ रहता हूँ, मैं व्हाइट हाउस से 100 मील दूर पे रहता हूँ। यहाँ पे एक कंकड़ नहीं आके गिरा लिटरली हमारे मुल्क में। सो वी आर नॉट हमारे लिए वॉर पता ही नहीं चलता। हमारा मुल्क अमेरिका इज़ ऑलवेज़ एट वॉर। कभी मुल्कों के साथ वॉर पे रहता है, कभी नाउन्स के खिलाफ भी हम जंग करते हुए वॉर ऑन पॉवर्टी, वॉर ऑन ड्रग्स भी चलते रहता है। लेकिन हमको कोई महसूस नहीं हो रहा कि ये जंग चल रही है। लेकिन जब वहाँ पर अगर ये ग्राउंड ट्रूप्स भेजे वहाँ पर तो ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि ईरान ने उनके लिए ट्रैप्स, बम ये वो खार्ग आइलैंड पे हाँ, बना के रखे हुए हैं। बारूद बिल्कुल। बिछा रखा है, लैंड माइन्स हैं वहाँ जी पर। हाँ, जी हाँ। सामने छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं, गुफाएँ हैं, उस पर से जी हाँ, मिसाइलें जी। फिट हैं। जी, बिल्कुल, तो ऑलरेडी दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, फिर वहाँ पर ये लैंड करे और खुदा ना ख़ास्ता अगर 100-200 मारे गए पहले ही दिन, तो यहाँ पे तो बवाल उठ जाएगा। मैं तो ख़ैर अमेरिका में। भागा अमेरिका में बिकॉज़ अब साफ़ है, खुलेआम लोग कह रहे हैं कि भई ये इज़राइल के लिए मर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका के लिए मर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को जस्टिफ़ाई करना और डोनाल्ड ट्रंप में देखिए डोनाल्ड ट्रंप में क्या क्या कि नहीं वो भी नॉन बायोलॉजिकल हैं, उनमें भी इंसानियत ही नहीं है, ही डज़ नॉट हैव कंपैशन या एट लीस्ट कंपैशन दिखाने की काबिलियत नहीं जो बाइडेन में था। यू नो बाइडेन अच्छी खासी एक्टिंग कर ले मतलब सकते आप थे। कह रहे हैं कि इंसानियत की कमी है, हाँ, मतलब तो अगर सिम्पैथी डेड नहीं बॉडीज़ करते, आने लगे हमदर्दी नहीं है। हाँ, जी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेवकूफ़ाना कोई बात कह दे कि दीज़ आर वीक लूज़र्स सोल्जर्स आई नीड स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स ऐसी भी बात वो कह सकते हैं। अभी फॉर्मर एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का इंतकाल हुआ और उन्होंने कैसा जवाब दिया कि अच्छा हुआ मर गया।
अरे! ओहो! ये ओहो! आप ही के पार्टी का जॉर्ज बुश ने अपॉइंट किया था, आपको बताया बहुत डिसेंट आदमी था, रॉबर्ट मुलर जिस दिन अपॉइंट हुआ उसके दूसरे दिन मैंने उसको ब्रीफ किया था। 3 घंटे की ब्रीफिंग दी थी, दिस इज़ एफबीआई जी। 9/11 के बाद ही वाज़ द फर्स्ट मेजर एफबीआई डायरेक्टर जो डोमेस्टिक काउंटर मतलब टेररिज्म आपके बहुत करीबी थे एफबीआई हाँ, जो सबसे बड़ी अमेरिका की एजेंसी उसके जी हाँ, डायरेक्टर रॉबर्ट रॉबर्ट मुलर म्यूलर। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब वो हिंदुस्तान आए थे मैं भी उनसे मिला था एक जी, पत्रकार के तौर पे यहाँ वो दिल्ली आए थे जी। सीबीआई के एक फंक्शन में। आप कह रहे हैं कि ट्रम्प इस तरह के आदमी हैं कि एफबीआई का सबसे बड़ी जांच एजेंसी का डायरेक्टर उसकी मौत हो रही है और बजाय हमदर्दी दिखाने के वो कह रहे हैं मैं बहुत खुश हुआ जी हाँ, कि ये इज़ मर वेरी गया ये। मर गया ये। तो क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेट किया था ना रशिया कनेक्शन जी। इनके खिलाफ। तो आदमी में अगर अमेरिकन सोल्जर्स मर रहे हैं और वो इस तरह से कुछ ऐसी यू नो कैलस बात उल्टी कह सीधी दी, बात। हाँ, बिल्कुल ट्रम्प। उल्टी-सीधी बेरहमी की बात कह दी, तो उल्टा बहुत नुकसान होगा, फिर उसको सँभालना ट्रम्प। मुश्किल हो जाएगा उनके लिए खुद। क्या आपको लगता है ये तो ठीक है आप ट्रम्प के बारे में हम आगे बात करेंगे कि भाई इस तरह से वो उल्टी-सीधी बातें क्यों करते हैं? वो कभी-कभी बहुत बेहूदगी की बातें कर देते हैं और सबको बुरा लगता है। इवन हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी को लोग नहीं चाहते हैं, नरेंद्र मोदी का जो विरोध करते हैं, उनको भी बुरा लगता है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री को आप इतना बेइज़्ज़त क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और उसका बार-बार आप अपमान कर रहे हैं। तो उस पर तो हम आगे बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि क्योंकि इस तरह के जंग, इस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस उसको आप देखते हैं, प्रोफ़ेसर हैं आप। क्या ये जंग भारी पड़ सकती है अगर अमेरिका जो है वो ग्राउंड पे जाता है, ज़मीन पे आमने-सामने आर-पार की लड़ाई होती है, तो क्या अमेरिका में हंगामा खड़ा हो सकता है अगर मान लीजिए जिस तरह का ईरान कह रहा है, मान लीजिए डेढ़ 2 हज़ार अमेरिका के जवान मार दिए, डेढ़ 2 हज़ार मैं कह रहा हूँ और वहाँ डेढ़ 2 हज़ार बॉडीज़ जा रही, तो फिर अमेरिका में क्या होगा? ये तो सड़क पे आ जाएँगे सारे के सारे लोग। पब्लिक? मतलब जो हाँ, पब्लिक आ जाएगी। बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होगा। और याद रखें ये फौजी जो होते हैं वो ज़्यादातर रिपब्लिकन फैमिली से आते हैं। तो उनके पेरेंट्स आर यूजुअली वोटर्स, वो खुद वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप के हैं। मैगा में तो धूम-धूम हो जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इज़राइल का होगा बिकॉज़ एंटीसेमिटिज़्म बढ़ जाएगा। सब लोग कहेंगे ये इज़राइल के लिए जाके मरे। अमेरिका के लिए नहीं, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर टू मोस्ट पीपल कि ये जंग इज़राइल की खातिर हो रहा है, इज़राइल की हेजेमनी एस्टैब्लिश करने हो रही है ये जंग इन द मिडल ईस्ट। बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि इनिशियली उतना ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होंगी। ये है कि पहले ही वार में अगर 100-150 मारे गए ख़ार्ग आइलैंड लेने में, वो ही काफ़ी है कि तख्ता पलट जाए, इनका बहुत धूम हो ट्रम्प का? जाएगी या एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू जस्टिफाई जी, कि ये क्यों हो रहा है। और देखिए अब वेस्ट में क्या हो गया है कि दीज़ आर नॉट ये सारे ये इनको कहते हैं दीज़ आर वॉर्स ऑफ चॉइस है ना ये अब हम ये जंग अगर अमेरिका नहीं भी लड़ता तो कुछ नहीं होता। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये और बात है कि कोई हम पे हमला किया और फिर उसमें हमारे हज़ारों लोग मारे गए डिफेंड करने। वो सा तो ज़माना हो गया ना कि कोई ज़मीन पर आए मतलब जो पर्ल हार्बर जी, पे जो हमला हुआ था 1940s की बात है, उसके बाद से अभी तक 80 साल में ऐसा सरज़मीन पर अमेरिका की कोई ऐसा हमला नहीं हुआ 9/11 के अलावा, राइट? तो उस तरह का अमेरिकन्स को एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो दे थिंक कि वॉर इज़ लाइक अ वीडियो गेम। हुँ, हम हुँ। ऐसा वीडियो शूट करेंगे, उनकी मुल्क पूरा तबाह हो जाएगा, फिर वो सरेंडर हो जाएँगे, फिर हम पिकनिक पे चले जाएँगे या पिकनिक करते-करते जंग लड़ेंगे। तो इस तरह जी, का है ना पॉपकॉर्न खाते हुए देखा है अमेरिका ने जब भी अटैक किया प्राइम टाइम पे शुरू करते हैं हम जंग, ताकि लोग स्विच हो के एनबी मतलब टीवी चैनल से स्विच हुँ, होके न्यूज़ चैनल्स पे आ ठीक। जाएँ। जी, जी, जी। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका की सरज़मीं पर लड़ाई नहीं हुई, 1940 में हुई थी जब पर्ल हार्बर पे हमला जापान ने किया था, उसके बाद आपकी ज़मीन पे लड़ाई नहीं हुई। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि अगर डेड बॉडीज़ अगर लाशें जवानों की आनी शुरू होंगी उनके कॉफ़िन आने शुरू होंगे, तो फिर ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है और ज़मीनी लड़ाई में ऐसा हो सकता है कि लाशें जो है बिछें वहाँ पर क्योंकि आमने-सामने की लड़ाई में ईरान हावी हो सकता है, उसने तमाम तैयारी कर रखी। प्रोफ़ेसर खान जिस तरह से ईरान ने लड़ाई लड़ी है, ख़ासकर जो ड्रोन हैं, जो यूएस मिलिट्री बेस पर भी लड़े उनकी जो मिसाइलें हैं वो कतर में, यूएई में, बहरीन में जो
आर्मी की, यूएस नेवी की जो पूरी फ्लीट है उसको बहुत नुकसान कर दिया। और इजराइल में तो मैं पिछले 72 घंटे से देख रहा हूँ, इतनी मिसाइलों से हमला हो रहा है कि कभी कभी फर्क करना मुश्किल है कि ये तस्वीर गाजा की है या तेल अवीव की है। इतनी तबाही है वहां पर, बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर रही है। क्या ये जो ड्रोन की लड़ाई लड़ी ईरान ने, मिसाइल की लड़ाई लड़ी, क्या ये एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं टर्निंग फैक्टर है, एक नई तरह की लड़ाई है, एक नई तरह की जंग लड़ी जा रही दुनिया में? देखिए, ये एक चीज साफ जाहिर है कि अमेरिका वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस जंग। अच्छा, ये अमेरिका जो की तैयारी नहीं थी। नहीं थी, जो डिफेंसिव जो हथियार हैं, जो जिसको इंटरसेप्टर्स कहते हैं, जी। वो इंटरसेप्टर्स का स्टॉक पाइल बहुत तेजी से कम हो रहा है। ओ, यहाँ तक कि साउथ कोरिया से मूव करके यहाँ लेके साउथ कोरिया बहुत नाराज और अपसेट है, क्योंकि दे आर बिकमिंग लेस डिफेंस, उनकी डिफेंस कमजोर मतलब हो आप रही कह है। रहे हैं कि जो इंटरसेप्टर मिसाइलें रोकते हैं ईरान जी की, हाँ, उसका स्टॉक जी खत्म हाँ, हो रहा है, वो कम हो जी हाँ, रही है? जी हाँ। तो क्या था, आपको याद है जब पहली बार ईरान ने हमला किया था तो 3000 उसने रॉकेटें और ड्रोन्स मारे थे पहली बार। व्हाट ईरान वाज डूइंग इज सर्चिंग फॉर, जो अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। वो ये देखना चाह रहा था कि आप कितने डिफेंसिव हथियार है आपके पास। लेट अस से कि आप, ओके। हाँ, लेट अस से कि मेरे पास ढाल है, लेकिन आपको मालूम नहीं मेरे पास कितने ढाल हैं। तो आप क्या करते हैं, 10-15 तलवार से मुझे मारते हैं, और देन यू फाइंड कि अरे सिर्फ 7 रोका इसने, यानी इसके पास सिर्फ 7 ढाले हैं। अब मैं हमेशा 8वीं वार जो करूंगा वो सबसे बड़ा वार होगा। तो ओके। ईरान को जो शुरू में पता था, तो दे हैव एस्टिमेटेड कि इजराइल के पास जो आयरन डोम है उसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है। लेकिन इनके पास अब वो सैचुरेशन पॉइंट कम हो रहा है, समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि ढालें खत्म हो रही हैं। इजराइल तो की। हाँ, इसलिए आप देख रहे हैं कि कम रॉकेट मारते हुए भी दे आर गोइंग थ्रू, बिकॉज़ उनके पास डिफेंसिव रॉकेट्स कम हो गए हैं। और ये सिर्फ इज़राइल में नहीं हो रहा है, ये कतर में भी हो गया है, सऊदी अरेबिया में, यूएई वगैरह। और उसमें प्रॉब्लम ये है, लेट अस से कि आपकी जो डिफेंसिव मिसाइल है वो 4, 5, 6 मिलियन वाली है। अब आपके सामने से दुश्मन आपको 1 मिलियन की मिसाइल मारे, या $10,000 का ड्रोन है, या $500 का ड्रोन है। आपको रोकना तो 10 मिलियन वाले से ही है। जी। हाँ, सो उसमें भी देयर इज़ एन एलिमेंट गोइंग ऑन कि ये जो सस्ते ड्रोन्स हैं वो बहुत तबाही मचा रहे हैं। बिकॉज़ वो ओके। झटाझट बना के छोड़ते जा रहे हैं। आपको पता है ये जो सीफेयर विष्णु नाम का जहाज है, उसको एक ही ड्रोन में 2 डूब गए। अंडर वाटर ओ, ड्रोन है। तो वो ड्रोन को वो अंडर वाटर भी भेज रहे हैं, वो ड्रोन ऊपर से सी पे भी आ रहा है। ओहो, जी मतलब हाँ, आप कह रहे हैं कि ईरान समंदर के अंदर से भी ड्रोन भेज रहा है, जी आसमान हाँ, से भी जी हाँ। भेज रहा है? वो जो विष्णु नाम का और जो अभी जहाज है, जी जी, हाँ, वो जी। इंडियन अमेरिकन जहाज था वो, टैंकर, उसको एक ही ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन। सो अंडर वाटर ड्रोन और टॉर्पीडो में बहुत फ़र्क है। इट इज़ नॉट अ टॉर्पीडो, वो ड्रोन है, सस्ता है बहुत। टॉर्पीडो तो $1,000,000 की होती है वो, और सबमरीन समझ चाहिए गया। आपको मारने के लिए। जी, ड्रोन का जी, कुछ जी। भी काम नहीं है, आप उसको छोड़ दें पानी में, जहाज की मतलब तरह आप कह वैसे। रहे हैं जी कि हाँ। जो खरबों रुपए की सबमरीन का जो इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, कुछ डॉलर का ड्रोन वो काम कर रहा है, आप ये जी, बोल रहे हैं? जी हाँ। अब मैं एक बड़े एक इश्यू मैं पे आता आपको हूँ। और जी। एक चीज़ हाँ। बताता हूँ, जो दुनिया में बहुत कम ईस्टर्न मुल्कों ने वेस्टर्न मुल्कों को हराया है पिछले 200 साल। जो पहली बार था जापान, जब रशिया को 1906 में हराया था जापान। तो 1906 ईस्टर्न, में। हाँ, 1906 में। उसके बाद सर अज़रबैजान ने आर्मीनिया को हराया, अभी जो हुई थी, और उसमें टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। तो 50,000 का ड्रोन $20 मिलियन के टैंक पे आके, सुइसाइड ड्रोन है वो। वो सीधा आके आपको लगने ही वाला है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी टैंक चली गई। तो आर्मीनिया ने जो टैंकें वगैरह खरीदी थी करोड़ों डॉलर की, उसको हज़ारों डॉलर के ड्रोनों ने तबाह बर्बाद कर दिया। देन फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक एशियन मुल्क ने यूरोपियन मुल्क को जंग में हरा दिया। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस वॉर। जी। अब मैं असली इश्यू पर आता हूँ। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब हम और तेज़ इस जंग को लड़ेंगे, क्योंकि ईरान हमारी शर्तें नहीं मान रहा है। क्या लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका तैयार है, या अमेरिका लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो एक तो सिग्नल उन्होंने कह दिया कि दे आर रियली पॉलिटिकल विल है। उन्होंने $200 बिलियन का रिक्वेस्ट किया है फ्रॉम द कांग्रेस जंग के लिए। अभी तक अमेरिका इज एवरेजिंग, पहले एक हफ्ते में $11 बिलियन का खर्चा आया, उसके बाद से इट इज अबाउट $1 मिलियन चल रहा है। यानी अभी तक अमेरिका ने कुछ $25 बिलियन खर्च कर दिए इस जंग में। खर्च हो गए जंग में। हाँ,
तो लेकिन अगर 200 बिलियन और इनको मिलेगा, मिल जाएगा। अमेरिका में कोई भी हिम्मत नहीं होती कि पार्लियामेंट के आप फौज जंग लड़ रही है और उसकी ज़रूरतों को पूरा ना करें। सो द मनी विल कम, डेमोक्रेट्स भी हाँ कहेंगे, तकरीरें करेंगे उसके खिलाफ, लेकिन वोट हाँ कहकर वो डाल देंगे। 200 तो बिलियन 200 डॉलर बिलियन यानी और 200 दिन की तैयारी तो ये कर गए ना, इनके पास पैसे आ गए हैं 200 दिन की तैयारी। और देयर इज़ आल्सो एक रूमर फैला हुआ है कि इस जंग से डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली और दोस्त और उनके रिश्तेदार बहुत पैसे बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एरिक ट्रंप ने एक ड्रोन कंपनी में इन्वेस्ट किया 11 दिन पहले ये जंग शुरू होने पहले, और दैट इज़ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ड्रोन्स टू अमेरिका। ये जो ओह अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 5 दिन तक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ख़ासतौर से तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलाउ नहीं करूँगा, उस दिन तेल की कीमत $10 गिरी, स्टॉक मार्केट वेंट अप। यानी डबल फ़ायदे उठाए हैं जिनको पता था कि ये होने वाला है, राइट? तो अगर इट्स लाइक सेइंग कि जब आपको पता चलता है कि चीज़ की कीमत कम होने वाली है, तो आप पहले इसको बेच देते हैं एट अ हाई प्राइस। मतलब आप कह रहे हैं देन ट्रंप और उनके परिवार और उनके जो दोस्त हैं वो माल कमा रहे हैं इस जंग से। बहुत कह रहे हैं कि कल कल के दिन में शायद डोनाल्ड ट्रंप $1.5 बिलियन बनाए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये तो एक अजीब प्रोफेसर खान आप बता रहे हैं कि ट्रंप पैसा कमा रहे हैं, इधर जो है लोग मर रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है और ट्रंप पैसा कमा रहे हैं। खैर प्रोफेसर खान एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे कि मान लीजिए जंग और लंबी खिंचती है, जिस तरह ट्रंप ने खुद कह दिया कि भाई बातचीत बड़ी मुश्किल है कि बातचीत से कोई हल निकले। अगर ये जंग लंबी खिंचती मान लीजिए 3-4 महीने चलती है तो क्या दुनिया की इकोनॉमी पर इसका फ़र्क पड़ेगा? क्या तेल और महंगा होगा, गैस और महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो महंगाई बढ़ रही है, या गैस सिलेंडर से लेके सब कुछ बढ़ रहा है धीरे-धीरे। क्या अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी? देखिए, हमारे पास तेल की कीमत ऑलरेडी पर गैलन $1 बढ़ गया, यानी ओके। $100 कीमत बढ़ गई है 4 लीटर पर। ओह माय गॉड! हाँ, यानी $100। ₹25 पर लीटर कीमत बढ़ गई है अमेरिका में। और देखिए, जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, याद रखना, अंडे से लेके ब्रेड, दूध वगैरह। तो जो हैंड टू माउथ रहते हैं अमेरिका में, लोग हैंड टू माउथ बहुत हैं। अच्छा, हाँ, देखिए, आधे मुल्क के पास, अगर आप आधे मुल्क में ऐसे लोग हैं, अगर आप उनके बच्चे को किडनैप कर रहे हैं और बोले मुझे $1000 दे, तो उनके पास $1000 नहीं होगा। अमेरिका में 50% ऑफ द हाउसहोल्ड के पास 1000 सेविंग्स नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। नहीं है। अगर ये उनकी तो बड़ी टाँग आप टूट बात कह रहे हैं। जाती है, आप कह रहे हैं कि अमेरिका की आधी आबादी के पास $1000 की बचत नहीं है। नहीं है। अगर टाँग टूट जाती है उनको लाठी लेना पड़ेगा, तो क्रेडिट कार्ड पे जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है, यानी थोड़ी भी महँगाई हो, बजट अपसेट हो जाएगा और पब्लिक गुस्से में आके फिर वो अपना बदला वो इलेक्शन के मिड टर्म में निकाल लेंगे। लेकिन जो दूसरे मुल्क है, भारत की मिसाल देता हूँ, आपके पास 18 और 22 दिन का ही हिसाब रिज़र्व्स है, तेल, पेट्रोल वगैरह। तो महँगाई इस हद तक बढ़ सकती है कि तेल की कीमत अगर $10 बढ़ती है, जैसा 95 से 105 अगर हो गया, भारत को हर $10 पे $20 बिलियन का नुकसान होता है। और ओह एक माय चीज़ गॉड! याद रखें आप कि इस जंग से पहले 65 पे था तेल, अब उतर के 95 पे है, बढ़ के 106 हो चुका था। और रुपये की भी कीमत गिर गई है, रुपया अब 94 हो गया है पर डॉलर, यानी एक जी, तो एक तेल की कीमत बढ़ रही है और रुपये की कीमत कम हो रही है, घट रही यानी है। इंपोर्ट्स आपके और महँगे होते जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट तेल और गैस, इसमें यूरिया का भी चक्कर है, फर्टिलाइज़र भी नहीं आ रहे, जिससे आपके मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे नुकसान होता है। प्लास्टिक अगर प्लास्टिक नहीं आ रहा है, केमिकल्स नहीं आ रहे जी हैं। हाँ, भाई वो भूखे मर जाएँगे गल्फ़ वाले। सोचिए आप, कुवैत, कतर वगैरह को अगर जहाज नहीं जाएँगे तो खाना-पीना कहाँ से आएगा उनका? हवाई जहाज से लेकर आएँगे वो अंडे, मुर्गी वगैरह जो भी वो खाना चाहते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट फूड इनसिक्योरिटी इन रिच कंट्रीज़ पहली बार कि फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। और जो 2 हम जो रिसेशन कहते हैं, वो रिसेशन के लिए 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ होना चाहिए। तो शक है कि सारी दुनिया रिसेशन में आ जाएगी। ओह माय गॉड! तो क्या ये सब का प्रभाव ट्रंप पर पड़ेगा? क्योंकि नवंबर में आपके यहाँ चुनाव है, मिड टर्म है ओह! और ट्रंप की अगर पार्टी बहुत अगर अच्छा नहीं नवंबर कर तक रही है। जंग चली तो जी, डेफिनिटली सर, नवंबर तक जंग चली तो ही इज़ फिनिश्ड। इट्स देयर इज़ नो वे वी कैन अफोर्ड इट। मतलब कई लोग के क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आप ₹3000 कमा रहे हैं। 3000 में आपके $2000 मॉर्टगेज जा रहे हैं।
और फिर 3000 गाड़ी पे 300 गाड़ी पे जा रहे हैं, 700 में आप खाना खा रहे हैं। अगर आपका 700 का खाना खुद 1000-2000 हो जाता है तो या तो आपकी गाड़ी गई या घर गया ना। ओह! ये इस तरह की इकॉनमी है अमेरिका में। हाँ, मतलब आपको बिल्कुल लग रहा है वैसे ही। कि ट्रम्प की कुर्सी जा सकती है आगे चलकर। जी हाँ। ट्रम्प फिनिश हो सकते हैं पॉलिटिकली। जी हाँ, बिल्कुल, बिकॉज़ जो नवंबर के इलेक्शन में अगर वो सेनेट हार जाते हैं ना बड़ी, जो हमारा जो राज्यसभा डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं हम हमारे सेनेटर्स की, तो दे कैन इम्पीच ट्रम्प एंड वेट ओह माय जेडी गॉड! वांस। और जो ओके। स्पीकर ऑफ द हाउस इज़ थर्ड इन लाइन। तो अगर डेमोक्रेट्स हाउस जीत जाते हैं और सेनेट दोनों जीत जाते हैं, दोनों हाउस जैसा पहले था बाइडेन के अंडर, तो हुँ, अगर वो दोनों हाउस जीत जाते हैं तो दोनों ट्रम्प प्रेसिडेंट, वाइस हटाए। प्रेसिडेंट को इम्पीच करके स्पीकर को प्रेसिडेंट बना अच्छा, सकते हैं। जी। मतलब आप कह वो रहे हैं नहीं कि था इसमें, बट हो आप सकता कह रहे हैं कि जो अमेरिका की लोकसभा है, अमेरिका की राज्यसभा है हमारे यहाँ, अगर संसद में मेजॉरिटी नहीं रहती, बहुमत नहीं रहता ट्रम्प का, तो ट्रम्प जो है इम्पीच किए जा सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, हट सकते हैं वो ये कह रहे हैं। आखिरी सवाल प्रोफ़ेसर खान, और मुझे लगता है ये सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहिए क्योंकि आप जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं और अमेरिकन पार्लियामेंट को आप गाइड करते हैं, आप वहाँ के डिफेंस सिस्टम को भी सजेशंस देते हैं, आपको डिफेंस के लोग भी सुनते हैं वहाँ पर एक्सपर्ट्स। क्या ट्रम्प का फैसला गलत था जंग लड़ने का और क्या ट्रम्प को नेतन्याहू ने बेवकूफ़ बना दिया? है। ये बात तो क्लियर है कि ये जंग अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं थी। खुद तुलसी गैबर्ड ने और उसके बाद जो उनके असिस्टेंट जो उन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने कह दिया कि अमेरिका को कोई खतरा नहीं था ईरान से। सो इट वाज़ नॉट एन इमिनेंट थ्रेट, नहीं था। ये जंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ वॉर ऑफ चॉइस। ये बिल्कुल सही है। नेतन्याहू 1996 से कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका जंग करे ईरान। उनके लिए एक ही खतरा था, ईरान, जिसके थ्रू हिज़्बुल्लाह, हूथीज़, हमास इन सबको वो सपोर्ट कर रहा था। और ईरान, इज़राइल जानता था कि ईरान एक ऐसे मुल्क है जिसको इज़राइल अकेला नहीं हरा सकता। उसको चाहिए था अमेरिका। तो फाइनली यहाँ पे तो खुल के कह रहे हैं लोग चैनल्स पर और मेन स्ट्रीम न्यूज़ में कि पहली बार नेतन्याहू को एक ऐसा बेवकूफ़ मिल गया, जो 40 साल में वो जो नहीं कर सका वो अब कर रहा है। यानी उसने जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश सीनियर ने नेतन्याहू को स्टेट डिपार्टमेंट से भगा के गया था, पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया था। ओह! हाँ, उसको घर में जिम बेकर उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्हें भगा दिया था स्टेट डिपार्टमेंट से नेतन्याहू नेतन्याहू। को भगा दिया था जॉर्ज बुश ने। हाँ, जॉर्ज बुश, एच बुश, बाप की बात कर रहा हूँ। हुँ, तो सीनियर बुश ने। सीनियर बुश की बात कर रहा हूँ। तो ये जो था, ये जब से कोशिश कर रहे हैं 1996 से कि ईरान के साथ जंग करके अमेरिका से ईरान को हरा दें, ताकि इज़राइल देन बिकम्स द मोस्ट पावरफुल कंट्री। ओह! अब देखें आप, अब ईरान तो बहुत कमज़ोर हो ही जाएगा। जब जंग रुकेगी, तो ये जो सारे अरब मुल्क हैं, अब ये गुलामी में आ जाएँगे, सऊदी इज़राइली गुलामी करेंगे अब। ओके, ओके, ओके। बड़ी बात आपने कही चलते-चलते इन्होंने कहा कि नेतन्याहू पिछले कई बरसों से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ईरान से लड़ाई करने में अमेरिका को आगे किया जाए और अल्टीमेटली ट्रम्प जैसा आदमी मिल गया जिसको कह रहे हैं मूर्खतापूर्ण फैसला ट्रम्प का था। ट्रम्प को बुद्धू बना के, बेवकूफ़ बना के नेतन्याहू ने कहीं न कहीं अमेरिका को फँसा दिया और आज अमेरिका एक दोराहे पे खड़ा है। अगर इस जंग को लंबा खींचता है तो ट्रम्प की कुर्सी जाती, जो ये बता रहे हैं नवंबर में वहाँ चुनाव है। दोनों ही सदन जो अमेरिका के हैं, उसमें अगर बहुमत कम हो जाता है ट्रम्प का, तो ट्रम्प की कुर्सी जा सकती है। लेकिन तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ तो तख्ता पलटने जा रहे थे ईरान का और खुद तख्ता पलटने की अपनी नौबत आ गई है। ट्रम्प का ये हाल है। और दूसरी बड़ी बात जो प्रोफ़ेसर खान ने कही कि अगर ज़मीनी लड़ाई होगी, तो फिर अमेरिका के जवान बड़ी संख्या में मारे जा सकते हैं और उनकी लाशें, उनके बॉडी बैग्स जब अमेरिका पहुंचेंगे तो पब्लिक वहाँ सड़कों पर उतर आएगी। वो भी एक ट्रम्प के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। प्रोफेसर साहब आप आए, आपने समय निकाला और बहुत सी चीज़ें आपने बताई। आपने ये भी बताया कि महंगाई बढ़ जा रही है। आपने ये भी बताया कि महंगाई बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है और इसका असर भी अमेरिकन्स पर होगा। क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका में आधी आबादी जो है उसका बजट बड़ा टाइट है। अगर $1000 का भी उसको नुकसान हो गया तो वो सड़कों पर आके विरोध कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर मुक्तदिर खान फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच।